साथियों, आज हम बात करेंगे आपके पोर्टफोलियो में आप कंपनी का चुनाव कैसे करें। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम देखते हैं कि सबसे पहली गलती लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते समय यही करते हैं कि गलत कंपनी को चुन लेते हैं। कुछ लोगों का साथियों पोर्टफोलियो 50,000, 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख का होता है और उनके पोर्टफोलियो में 60 और 65 कंपनियां होती हैं और स्थिति ये होती है कि वो उन कंपनियों के विषय में कभी भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि जो आपके पोर्टफोलियो में कंपनीज हैं 1 माह या 2 माह में आपको उनकी समीक्षा समय समय पर करते रहना होगा, ताकि समय समय पर उनके हुए बदलाव को आप समझ सकें और उसके हिसाब से उसका निर्णय ले सकें। साथियों, अधिकांश लोग टीवी देखकर या किसी की सलाह पर कंपनियों का चुनाव करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। साथियों, यदि आपके पोर्टफोलियो पर कोई भी कंपनी है, उसका शेयर है, तो वो आपकी आर्थिक क्षमता अर्थात आपकी रिस्क उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। टीवी पर अक्सर जो भी शेयर्स बतलाए जाते हैं वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो सबके लिए हैं, उनके लिए भी जिनकी रिस्क की क्षमता बहुत ज़्यादा है। और हो सकता है कि बहुत छोटे निवेशक, उनके लिए वो फायदेमंद ना हो, क्योंकि अक्सर टीवी में जो भी शेयर्स बतलाए जाते हैं उनका उद्देश्य उन लोगों के लिए जिनके पास ठीक ठाक पोर्टफोलियो के लिए धनराशि होती है, अक्सर उन पर लागू होते हैं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण है आप अपनी क्षमता जानते हैं, आपके पास जो फंड है उसे आप अच्छी तरह से समझते हैं और आप ये भी समझते हैं कि आप कितनी रिस्क उठा सकते हैं। इसलिए आपको पोर्टफोलियो स्वयं बनाना चाहिए, कंपनियों का स्वयं चुनाव करना चाहिए। साथियों, जिनका फंड 20 लाख रुपए से कम है, उनको कभी भी 7 जो सेक्टर्स हैं उनसे अधिक सेक्टर्स का चुनाव नहीं करना चाहिए। लोग लालच में भारी मात्रा में अलग अलग प्रकार की कंपनियां जो संख्या में बहुत अधिक हैं, 40, 50, 30, शुगर से लेके पेट्रोलियम से लेके कोई क्षेत्र नहीं छोड़ते हैं और सबके 1-1, 2-2 कंपनी सबको शामिल कर लेते हैं। साथियों, ऐसा फायदेमंद नहीं है। यदि आपका 20 लाख रुपए तक का पोर्टफोलियो है तो आप अपने पोर्टफोलियो पे सबसे पहला काम तो ये करें कि आप सेक्टर्स का चुनाव करें और ऐसे सेक्टर्स का चुनाव करें जिसमें जोखिम कम हो और वो सेक्टर 7 की संख्या से अधिक ना हो। साथियों, आप हर ऐसे 7 सेक्टर में आप हर सेक्टर से 2-2 लीडर्स चुन सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये संख्या 3 भी कर सकते हैं, इससे आपका थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले आपको सेक्टर्स का चुनाव करना है और फिर उसके बाद उस सेक्टर्स में कंपनियों का चुनाव करना है। साथियों, आपको एक बात और समझनी होगी कि जो हमारा निफ्टी है उसमें आपने देखा होगा कि निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है। तो साथियों, 100 कंपनियां तो इन दोनों में हो गई। इसके बाद इसके सेक्टर्स के इंडेक्स हैं जिसमें कंपनियों को शामिल किया गया है। ऑटो का है, आईटी का है, फार्मा का है, इसी तरीके के उनके इंडेक्स हैं जिसमें कंपनीज को शामिल किया गया है। साथियों, हो सकता है कि आप कंपनी के सिलेक्शन में कोई क्राइटेरिया या कोई रूल्स या कोई टेस्ट आप अप्लाई न करते हो, लेकिन निफ्टी अपने इंडेक्स में शामिल करने के लिए कंपनीज का एक क्राइटेरिया होता है, एक टेस्ट होता है और जो उसमें पास होती है वही इंडेक्स का हिस्सा बनती है। तो साथियों, यदि आप निफ्टी के इंडेक्स से अगर आप कंपनियों का चुनाव करते हैं
तो आपको एक ये सबसे बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि उनके पास इंडेक्स में अच्छी कंपनीज होती हैं। एक साल में 2 बार ऐसा लिटमस टेस्ट निफ्टी करता है, और जो इस टेस्ट में फेल हो जाती है उन्हें बाहर कर देता है, और फिर उसके स्थान पर दूसरी कंपनियां जो पास होती हैं उनको उसमें शामिल करता है। साथियों, आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके इंडेक्स के ETF भी हैं, और इसी इंडेक्स की कंपनियों के अनुसार वो म्यूचुअल फंड अपने जो उनके ETF फंड हैं उसके लिए उन्हीं कंपनियों को खरीदारी करते हैं। तो साथियों, आप निफ्टी के जो इंडेक्स हैं उनसे अगर आप कंपनियां छांटते हैं, हर इंडेक्स में जो 2 या 3 लीडर कंपनी है उनका चुनाव करते हैं, और अपने इंडेक्स यानी सेक्टर की संख्या 7 तक सीमित रखते हैं, इससे अधिक नहीं बढ़ाते, तो किसी भी हालत में कंपनियों की संख्या 20 से अधिक न होगी, और यही पर्याप्त है, क्योंकि इसमें कुछ मोनोपोली बिजनेस के आप अलग से कुछ शेयर्स भी शामिल कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप जब चुनाव करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि आपको अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार ही कंपनियों का चुनाव करना होगा। तो आप अपना उनको टेस्ट करने के कुछ मानक बना सकते हैं, और आपके मानक में जो कंपनीज पास हो जाती हैं उन्हें आप उस इंडेक्स के कंपनियों में, उन कंपनियों को ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। साथियों, इसी प्रकार से हमने कुछ टेस्ट शामिल किए हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। साथियों, पहला जो बिंदु है, आप जब उस कंपनी का टेस्ट लेंगे तो आप देखेंगे कि जो उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर्स के शेयर गिरवी तो नहीं है। अगर कंपनी की माली हालत ठीक नहीं है तो कंपनी के प्रमोटर अपने शेयर्स को गिरवी रखकर मार्केट से पैसा उठाते, और ऐसी कमजोर कंपनियों में देखा गया है कि प्रमोटर्स इन गिरवी शेयर्स की संख्या को हर क्वार्टर में लगभग बढ़ाते रहते हैं, अर्थात पैसा उठाते रहते हैं। एक तरफ बाजार से वो पैसा उठाते हैं अपने शेयर्स गिरवी रखकर, और दूसरी तरफ उनका लाभ भी घटता जाता है। तो आप देखें कि प्रमोटर्स के शेयर गिरवी तो नहीं है, और अगर ये 5% से अधिक है तो आप ऐसी कंपनी से बिल्कुल सावधान हो जाएं। आपको दूसरी अच्छी कंपनियां मिल जाएंगी उस इंडेक्स के लिस्ट में। साथियों, दूसरा आप देखें कि जो ये बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हैं, इनके पास अच्छे फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं जो फंड को मेंटेन करते हैं। तो आप ये जरूर देखें कि उसमें पर्याप्त मात्रा में म्यूचुअल फंड की भी भागीदारी हो। इससे आपको भरोसा हो जाएगा कि आप जो निर्णय लेने जा रहे हैं वो निर्णय ठीक है। तीसरा बिंदु देखें कि जिस कंपनी का आप चुनाव कर रहे हैं वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो, और क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर उसने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई हो प्रॉफिट पे। साथियों, ऐसी कंपनी का आप चुनाव न करें जो हर क्वार्टर और हर वर्ष घाटे पे घाटा दिखा रही हो। चौथा साथियों टेस्ट है कि बाजार में उस कंपनी के शेयर्स की लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में हो। साथियों, निफ्टी भी जब अपने इंडेक्स के लिए शेयर्स का चुनाव करती है तो इस बात को बड़ी गंभीरता से लेती है। अगर साथियों प्रमोटर्स और कुछ बड़े निवेशक के पास कंपनी के 90, 92%, 95% शेयर्स होंगे तो वो मार्केट में आपस में ट्रेड करके उसके रेट को उस सीमा तक ले जाएंगे कि आप ये समझ नहीं पाएंगे कि जिस रेट में मार्केट में ये बढ़ करके ऊपर चढ़ता हुआ
जो रेट शो हो रहा है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। इसलिए ऐसे शेयर्स का चुनाव करें कि जिनकी बाजार में पर्याप्त लिक्विडिटी हो। लेकिन अगर आप निफ्टी के इंडेक्स से चुनाव करते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, इंडेक्स में उन्हीं कंपनियों के शेयर्स शामिल किए गए हैं जिनकी बाजार में पर्याप्त लिक्विडिटी है। साथियों, अगला जो टेस्ट है 7वां, वो ये है कि यदि आप देखेंगे कि कंपनी पे भारी कर्ज तो नहीं है, साथियों उस कंपनी का चुनाव करें जो डेट फ्री हो या जिस पर नॉमिनल डेट हो, क्योंकि कर्जयुक्त, कर्ज से दबी भारी कर्ज वाली कंपनियां अक्सर मुसीबत के समय बाजार में खड़ी नहीं रह पाती। तो इस बात का आप ध्यान रखें। साथियों, 8वीं, आप इस बात का ध्यान रखें कि जो कंपनी का आप चुनाव कर रहे हैं उसके पास व्यापार का, फ्यूचर ग्रोथ का कोई प्लान है या नहीं है। ऐसे आगे फ्यूचर ग्रोथ के प्लान वाली कंपनियां आपके कैपिटल ग्रोथ के लिए काफी अच्छी होंगी। 9वां टेस्ट है साथियों, आप उस कंपनी के व्यापार को समझते हो। बाजार में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ढेरों तरह का व्यापार करती हैं और सब आपस में ऐसी मिक्स रहती हैं कि आप उनके व्यापार को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। तो ऐसी उलझाने वाली कंपनियों से आप बचें। साथियों, 10वां यह है कि आप इस बात को ध्यानपूर्वक देखें कि जिस कंपनी का आप चुनाव कर रहे हैं उसके पास ऑपरेटिंग कैश पर्याप्त मात्रा में रहता है अथवा नहीं। क्योंकि साथियों, जिनके वित्तीय फाइनेंशियल फंडामेंटल्स वीक होते हैं उनके पास व्यापार चलाने तक का कैश नहीं होता और यही कारण है कि इसी वजह से कभी कभी वो बाजार से पैसा अक्सर उठाते रहते हैं। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 11वीं बात साथियों ये है कि जब आप किसी कंपनी का चुनाव करें तो लो बीटा हो। लो बीटा का मतलब यह है कि आप देखेंगे कि कुछ ऐसी मजबूत कंपनी है जिनका 52 सप्ताह का जो लो है और जो 52 वीक का हाई है उसके बीच में अंतर का प्रतिशत कम होता है उन कंपनीज के मुकाबले जिनका ये अंतर अधिक होता है। मोटे मोटे तरीकों से साथियों आप ऐसे पहचान भी सकते हैं। वैसे अगर आप किसी साइट पे जाएंगे तो उसमें बीटा लिखा होता है। अगर बीटा 1 से कम है तो उसमें फ्लक्चुएशन कम होता है, वोलेटिलिटी कम होती है, और अगर 1 से जितना अधिक होगा उतना वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा। तो आप कम वोलेटाइल शेयर्स का चुनाव करें, इससे ये आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी कंपैरेटिवली अधिक मजबूत है। साथियों, इस प्रकार से आप 11 बातों का लिटमस टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि साथियों आप कुछ ना कुछ महीने में बचाते हैं, आपकी बचत होती है, तो वो बचत और थोड़ा सा समय समय पर जब भी आपको मौका मिले थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहें ताकि आपके पास बचत को मिलाकर कुल पोर्टफोलियो की धनराशि का 30% आपके पास एक फंड जनरेट रहे, एक फंड बना रहे, ताकि बाजार में होने वाली किसी भी गिरावट का आप खरीदारी से उसका पूरा लाभ आपको मिल सके। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।